अध्याय पर बात करें तो पहला अध्याय जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, आप लोगों को पता है कि क्लास 11th में आप लोगों का सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसी के कारण सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोगों का बाद में ये बताया जाए कि यदि लॉन्ग भी आएगा तो सारा का सारा लॉन्ग भी हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो यदि सिर्फ शॉर्ट पर बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 पर, तो जो है हम लोगों का GIS का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो GIS का पूरा नाम है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसका पूरा नाम है। आप लोगों का एग्जाम में दिया भी है कि GIS का पूरा नाम क्या है, लेकिन आप लोगों का जो है उसका हिंदी में मतलब दिया था कि हिंदी में उसका मतलब तो क्या है। 4 ऑप्शन तो दिया था, लेकिन आप लोग को यदि अंग्रेजी में दिया जाता कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तो आप लोग आराम से लिख सकते थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, होशियारी दिखा करके उसका हिंदी में नाम दे दिया था, जैसे कि भौगोलिक सूचना तंत्र। हिंदी में यदि GIS का पूरा नाम देखे तो वो होता भौगोलिक सूचना तंत्र। ठीक है, तो आप लोगों को अंग्रेजी वाला और हिंदी वाला दोनों ही याद रखना है, क्योंकि दोनों ही आप लोगों के एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। यदि हम लोग बात करें सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम था इरेटास्थेनीज। इरेटास्थेनीज ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे हम लोगों का क्वेश्चन है, देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े ना कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, इसी क्वेश्चन को घुमा करके आप लोगों का दिया है कि मतलब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो भूगोल का जनक दे या तो फिर भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन दे तो ये भी आंसर हो जाएगा आप लोगों का इरेटास्थेनीज ही है। ठीक है, अगला और एक क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये भी आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ है कि जियोग्राफी शब्द का नामकरण किस भाषा से किया गया है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें जियोग्राफी शब्द का नामकरण, तो जियोग्राफी शब्द का नामकरण जो है ग्रीक भाषा के शब्दों से किया गया है। ठीक है, बिल्कुल ग्रीक भाषा के शब्दों से। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बहुत बड़ा है, जियोग्राफी का जितना बार आता है लगभग हर बार आप लोगों का ये रिपीट कर देता है, लगभग हर बार। यदि पिछले 10 साल में देखोगे तो 6-7 साल तो आप लोगों का ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन कि जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के किन शब्दों से किया गया है। या तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे भी घुमा करके दे सकता है कि जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किन 2 भाषा से हुआ है या किन 2 शब्दों से हुआ है। तो यदि हम लोग बात करें तो 2 शब्द, पहला तो है जियो जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और दूसरा होता है ग्राफ्स जिसका मतलब होता है वर्णन। ठीक है, बहुत सारा बच्चा का कहना है कि सर जियो और ग्राफी होना चाहिए, लेकिन जियो और ग्राफी मतलब जियोग्राफी तो हो जाता है, लेकिन ये शब्द जियो और ग्राफ्स नाम का जो शब्द है उससे लेकर के इसको बनाया गया है, और ग्राफ्स जिसका मतलब होता है वर्णन। तो इसी के कारण इसका यदि पूरा मतलब को देखें तो इसका पूरा मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि जियोग्राफी शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन। या फिर क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे भी दे सकता है कि जियोग्राफी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, तो पहला तो जियो और दूसरा है ग्राफ्स। ठीक है, तो इन 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ है। आगे जैसे क्वेश्चन है कि संश्लेषणात्मक विषय, जैसे कि क्वेश्चन है आप लोगों का कि भूगोल किस प्रकार के विषय है। यदि भूगोल किस प्रकार का विषय है यदि देखा जाए तो इसको संश्लेषणात्मक विषय के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि इसमें जो है बहुत सारे विषयों का मतलब अध्ययन किया जाता है, या तो फिर बहुत सारे विषयों का क्या है इसमें मेल है। ठीक है, इसी के कारण इसको ऐसा कहा जाता है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि एक भूगोलवेत्ता को किसमें निपुण होना चाहिए। मतलब कोई यदि भूगोल शास्त्री बनना चाहता है, आप लोगों में से भी मान लेते हैं कोई यदि भविष्य में भूगोल शास्त्री बनना चाहते हो, भूगोल के वैज्ञानिक बनना चाहते हो, तो आप लोगों को भी कुछ चीज़ है ऐसा है जो आप लोगों को आना चाहिए। यदि आप लोग उस चीज़ों को जानते हो तो ही जाकर के आप भूगोलवेत्ता या भूगोल शास्त्री बन सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकते हो। तो सेम यही क्वेश्चन हम लोगों को भी पूछा गया है कि एक भूगोलवेत्ता को किसमें निपुण होना चाहिए, मतलब क्या क्या उसको आना चाहिए। तो पहला तो है उसको गणित आना चाहिए, दूसरा उसको कला आना चाहिए मतलब चित्र बनाने का, तीसरा है आप लोगों का मानचित्र रेखांकन, मतलब मानचित्र का रेखांकन करने का कि मानचित्र में कौन सा जगह कहाँ स्थित है, कितना डिग्री पर स्थित है, ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ये तीनों चीज़ मतलब गणित, कला और मानचित्र, ये तीनों यदि आप लोगों को अच्छे से आता है तो जाकर के आप लोग जो है भूगोलवेत्ता मतलब भूगोल के वैज्ञानिक बन सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकते हो। ठीक है ना। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का भूगोल के अध्ययन
के प्रमुख कितने उपागम है। भूगोल का अध्ययन का यदि बात करें तो प्रमुख उपागम, उपागम मतलब उसका बोल सकते हो उपशाखा टाइप का, मतलब एक शाखा टाइप का। जैसे हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था सोशल साइंस, ठीक है, या सोशल स्टडी, जो भी बोलो चलेगा। तो इसको आप लोगों का 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था 10th में। तो जो एक विषय का 4 अलग अलग रूप मिला था आप लोगों को, वो उसका था शाखा। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग देखें इसका भी, तो इसका 2 उपागम है, ठीक है। यदि बात करें दोनों उपागम का, तो पहला है आप लोगों का क्रमबद्ध उपागम और दूसरा जो होता है आप लोगों का वो होता है प्रादेशिक उपागम, ठीक है। तो क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम ये 2 प्रकार के होते हैं और इससे भी रिलेटेड आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जैसे कि विषय वस्तुगत उपागम को और किस नाम से जाना जाता है। जो विषय वस्तुगत उपागम है उसको क्रमबद्ध उपागम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसा कभी बना नहीं है कि क्रमबद्ध उपागम को और किस नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बना है कि क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा दिया गया था, मतलब क्रमबद्ध उपागम का खोज किसने किया था, ये किसके द्वारा दिया गया था। देखो एक चीज, कोई भी थ्योरी, कोई भी रूल्स, कोई भी नियम जो व्यक्ति देता है, ठीक है, उसका खोज करने वाला उसी को माना जाता है, ठीक है। तो जैसे यदि हम लोग बात करें तो क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा दिया गया था, तो क्रमबद्ध उपागम जो है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया है कि क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा दिया गया है, और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था तो इसमें अलेक्जेंडर वान नहीं दिया था, सिर्फ इसमें जो है हमबोल्ट को लिखा गया था। मतलब हमबोल्ट, आप लोगों को टाइटल भी याद करना है, ठीक है, और नाम को भी याद करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप लोगों को टाइटल दे देता है, ठीक। आगे यदि क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रादेशिक भूगोल का विकास किसके द्वारा किया गया। प्रादेशिक भूगोल का विकास मतलब वो विकास किसके द्वारा किया गया, या तो फिर वही थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो उस व्यक्ति का नाम था कार्ल रिटर। मतलब प्रादेशिक भूगोल जो है कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, या तो फिर कार्ल रिटर के द्वारा इसको विकास किया गया है, ठीक है, या विकसित किया गया है, जो जिस टाइप से आप लोग बोलना चाहो बोल सकते हो। आपको बस याद करना है, ठीक है, जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है वैसे ही याद करो, लेकिन याद करना ही आप लोगों को। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान तथा जल विज्ञान किस भूगोल के अंतर्गत आते हैं, कि ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस किताब का नाम है भौतिक भूगोल, ठीक है। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ मुख्यतः जैसे कि भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान मतलब होता है कि भूमि का आकृति किस प्रकार है, ठीक है, तो इसका जो अध्ययन हम लोग करते हैं ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं। दूसरा यदि देखें जलवायु विज्ञान, कि हमारी जलवायु कैसी है, ठंडी है या गर्म है या शुष्क है या किस प्रकार से है, ये सारा का सारा हम लोग जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं। उसके बाद है जल विज्ञान। जल विज्ञान भी हम लोग जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो विज्ञान है, लेकिन फिर भी हम लोग भूगोल में इसका अध्ययन क्यों करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विज्ञान के विषय है जिसका अध्ययन हम लोग भूगोल में करते हैं, और ऐसे भूगोल के भी बहुत सारे विषय हैं जिसको हम लोग विज्ञान में करते हैं। मतलब जिसको जब उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, और जब उसको हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसको भूगोल में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण कुछ विषय ऐसे हैं जो आपको विज्ञान में भी देखने को मिलेगा और भूगोल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भौतिक भूगोल, दर्शन शास्त्र, विधि एवं तकनीक तथा मानव भूगोल किस उपागम के अंतर्गत आते हैं। ये क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कुछ कि भूगोल को जो है अभी मतलब जो भौतिक भूगोल है उसको क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम 2 भागों में बांटा था। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो क्रमबद्ध उपागम को भी और भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जिसमें से कुछ है आप लोगों का भौतिक भूगोल, उसके बाद है दर्शन शास्त्र, उसके बाद है विधि भूगोल, और उसके बाद तकनीक भूगोल, मानव भूगोल। ये सब कुछ जो है क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करते हैं प्रश्न पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भौगोलिक चिंतन तथा मानव पारिस्थितिक किस भूगोल के अंतर्गत आता है। भौगोलिक चिंतन मतलब होता है कि भूगोल की दृष्टि से जब हम लोग चिंतन करते हैं कि हमारा वायुमंडल इतना गर्म क्यों हो रहा है, या तो फिर हम लोग इसको ठंडा करने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन जब हम लोग करते हैं और भौगोलिक दृष्टिकोण से करते हैं,
या उनका चिंतन करते हैं, या तो फिर मानव का जो पारिस्थितिक है इसका जब अध्ययन करते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, इन सभी को हम लोग उस टाइम जो है दर्शन शास्त्र भूगोल नाम का जो पुस्तक है उसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र वगैरह जो है वो आप लोगों को ग्रेजुएशन में मिलेगा, यदि आप लोग ऑनर्स करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अभी तो आप लोगों को क्लास 11th और क्लास 12th में दो भाग में ही बांटा गया है। पहला तो आप लोग देखोगे क्लास 11th में भौतिक भूगोल, और क्लास 12th में यदि आप लोग जाओगे तो उसको मानव भूगोल के रूप में पढ़ोगे। ठीक है, आगे क्लास में जैसे जैसे आप लोग जाओगे तो आप लोग इसको और भी बहुत प्रकार में पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें भौगोलिक चिंतन और मानव परिस्थितिकी को, तो इसको हम लोग दर्शन शास्त्र भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करना मतलब होता है इसको पढ़ना, ठीक है, उसके बारे में जानना। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका कि मानचित्र कला, मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि किस भूगोल के अंतर्गत आता है? इन सभी के बारे में यदि हम लोग बात करें, पहला तो है मानचित्र कला। मानचित्र कला मतलब आप लोग समझते हो मैप, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो। दूसरा है मात्रात्मक तकनीक, मतलब कोई भी संसाधन है या कोई भी वस्तु है वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है उसके बारे में यदि बात करें। ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि किस भूगोल के अंतर्गत आता है? मतलब किसी क्षेत्र का हम लोगों को सर्वेक्षण करना है कि कहाँ पर कोयला है, कहाँ पर कोयला नहीं है, कहाँ पर पत्थर है या कहाँ पर क्या है। तो इन सभी के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो भूगोल का ही एक भाग है जिसको हम लोग कहते हैं विधि एवं तकनीक भूगोल। ठीक है, विधि और तकनीक भूगोल के अंतर्गत जो है इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब बोलोगे सर ये सब पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना तो जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन ये सब किस किस भूगोल में है ये आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों का एक क्वेश्चन इससे भी बनता है कि जैसे कि भूगोल का आप लोगों को शाखा का नाम दे दिया और बताता है कि ये किस भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो जो एग्जाम में आता है या तो फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जरूरी है, बस उसी को हम लिखे हैं। ठीक है, इतना ही याद करना, उससे ज़्यादा याद करके फ़ायदा नहीं है आपको, और जो जरूरी नहीं है उसको लिखे ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। आगे यदि बात करें प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है हम लोगों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक और आर्थिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक किस भूगोल के अंतर्गत आता है? यदि हम लोग भूगोल का भी बात करें तो भूगोल में भी बहुत टाइप का है। यदि आप सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगा, आर्थिक भूगोल पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपको भूगोल के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा, ऐतिहासिक भूगोल को पढ़ना चाहते हो वो भी आपको भूगोल के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा, राजनीतिक भूगोल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन ये भूगोल के किस शाखा के अंतर्गत आता है, मतलब किसके अंतर्गत जो है हम लोग इसका अध्ययन करते हैं? तो ये सभी जो है मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, क्योंकि यदि हम लोग सामाजिक भूगोल का बात करें या सांस्कृतिक भूगोल का तो ये भी मनुष्य से संबंधित है, मतलब मनुष्य से जुड़ा हुआ है। आर्थिक भूगोल का बात करते हैं, ये भी मनुष्य से जुड़ा हुआ है। इतिहास का जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी मनुष्य से जुड़ा हुआ है। और राजनीति का ये भी यदि हम लोग बात करते हैं या राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बात करते हैं, ये भी मनुष्य से जुड़ा हुआ है। और इसी के कारण इन सभी का अध्ययन जो हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रादेशिक भूगोल के कितने उपागम है? उपागम मतलब सिंपल याद रखोगे कि उसका शाखा के बारे में आपको बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रादेशिक भूगोल का 4 उपागम है, लेकिन प्रादेशिक उपागम से संबंधित हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसीलिए ये सब लिख करके फ़ायदा नहीं है। नोट्स बहुत मोटा करके फ़ायदा नहीं है, जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है उतना पढ़ोगे तो कम पढ़ के आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे और वो एग्ज़ाम में आता ही नहीं है तो फिर उतना दिमाग में कचरा जमा करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, अभी 11th और 12th के लिए, हाँ, उसके बाद फिर आप कंपटीशन के लिए जब तैयारी करोगे 12th के बाद, तो आप लोग जितना चाहो उतना आप लोग दिमाग में जो डालना है वो डाल सकते हो। ठीक है, आगे है जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, यदि हम लोग बात करें तो जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है वैश्विक स्थितीय तंत्र। हम हिंदी नाम इसीलिए लिख दिए हैं क्योंकि आप लोगों का अंग्रेजी और हिंदी दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो इसीलिए दोनों नाम याद रखना जरूरी है। यदि जीपीएस का पूरा नाम यदि पूछा जाए, सिर्फ पूरा नाम पूछा जाएगा, तो आप लोगों को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लिखना है, क्योंकि अंग्रेजी वाला लिखोगे
जब आपको हिंदी में बोला जाएगा या फिर हिंदी वाला ऑप्शन दिया जाएगा तो फिर जाकर के आपको वैश्विक स्थिति या तंत्र को लिखना है, ठीक है ना। और वैसे भी जब ऑप्शन देगा तो आप लोगों को लिखना तो है नहीं, उस टाइम आपको टिक करना है या तो फिर गोल करना है, ठीक है ना। आगे यदि क्वेश्चन पर बात करें और इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन पर बात करें जो एग्जाम में आया भी है, वह है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की क्षेत्र विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? जो भूगोल का उद्देश्य है वो धरातल की क्षेत्र विभिन्नता, मतलब धरातल का मतलब हमारे पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना है या फिर इसका वर्णन करना है। तो यह कथन जो है किसका है? तो ये कथन जो है रिचर्ड हार्टसेन, ठीक है, या हार्टसोन नाम का जो भाई साहब है उनके द्वारा जो है ये कथन कहा गया है, ठीक है। नाम रिचर्ड हार्टसोन याद रखोगे, ठीक है, तो याद हो जाएगा।